हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने बेस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, आज आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने उस लेक्चर में बताया था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे और इसके ऊपर हर साल लगभग क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए अपना लेक्चर शुरुआत करते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा लेक्चर प्रोवाइड कर सकूं। हालांकि मैं इधर काफी बिजी हूं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितने ज्यादा लेक्चर मैं बना सकता हूं उतने ज्यादा लेक्चर आपके लिए बनाऊं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग आज पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उससे शुरू करने से पहले हम लोग पहले एक चीज जान लेते हैं जिसका नाम है पीएच स्केल। आइए अब पीएच स्केल के बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि ये पीएच स्केल कैसे आपको बताएगा कि कोई भी गिवन सब्सटेंस वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर एसिड है या फिर बेस है, कैसे बताएगा। तो इसको आप ध्यान से देखिए। यहां पर आपको एक ये स्केल ऐसा दे रखा है कि इस पे अलग अलग कलर है और हर कलर के ऊपर एक नंबर है। जैसे यहाँ पे रेड कलर है, रेड पे 0, रेड कलर पे 0 नंबर है, ग्रीन पे 7 है और ब्लू पे 14 है। तो इस पे जो नंबर होते हैं वो 0 से लेके 14 तक होते हैं। अब हम कैसे चेक करेंगे इसमें कोई चीज एसिड है या फिर बेस है। हमें इसमें इस तरीके की कुछ स्ट्रिप्स दी होती है। इन स्ट्रिप्स को हम उस सब्सटेंस में डुबोएंगे जिसका हमें पीएच चेक करना है। और जब स्ट्रिप को हम उस सब्सटेंस में डुबोएंगे, जैसे मान लीजिए आपने एक एसिड ले रखा है, तो आप जब इसको एसिड में डुबोएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तो वो हम आके इसमें मैच करेंगे। जब हम आके इसमें मैच करेंगे, सपोज करते हैं कि उसका कलर येलो हो गया, तो यहाँ पे आके मैच हुआ, तो यहाँ पे कलर कितना है 3। तो हम जान जाएंगे कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि एसिड की पीएच वैल्यू जो होगी वो होगी लेस देन 7, यानी 7 से कम। आप चेक करिए इसको, जो है आप सब्सटेंस में डुबोइए, इसका कलर चेंज होगा, यहां आके मिलाइए और फिर ऊपर का नंबर देखिए। अगर वो नंबर 7 से कम आता है तो जो सब्सटेंस है आपका वो एसिड होगा। अगर 7 से ज्यादा आता है तो आपका नंबर कैसा होगा, तो आपका गिवन सब्सटेंस कैसा होगा, तो आपका गिवन सब्सटेंस होगा बेस। और अगर पूरा 7 आ जाता है 7, तो वो ना एसिड होगा ना बेस होगा। तो उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी कि किसे एसिड कहते हैं। तो एसिड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 से कम होती है। बेस की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है। और जो ना एसिड है ना बेस है, यानी न्यूट्रल है, उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। पीएच वैल्यू कैसे पता चलेगी, अभी बताया मैंने। आप लेंगे इस स्ट्रिप को और डुबोएंगे उस सब्सटेंस में जिसका आपको पीएच चेक करना है, फिर आकर के इसमें मैच करेंगे। जिस कलर से मैच होगा उसके ऊपर का नंबर हम देख लेंगे। अगर नंबर आता है 7 से कम तो वो एसिड है, अगर पीएच वैल्यू आती है 7 से ज्यादा तो वो बेस है, और अगर 7 आती है तो वो न्यूट्रल है। अब कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है। इसको पता करने के लिए हम देखेंगे कि वैल्यू 7 से कितनी कम है। हमें पता है कि अगर कोई चीज एसिड है तो उसकी वैल्यू 7 से कम आनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम आनी चाहिए। 7 से जितनी कम वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे आपने 2 एसिड लिए, एक एसिड ये रहा और दूसरा एसिड ये रहा। इसमें आपने ये स्ट्रिप ली, इसमें भी डुबोई और इसमें भी डुबोई, दोनों एसिड के अंदर, ठीक है। इस वाले का कलर चेंज होके हो गया रेड और इसका हो गया येलो, इसका लाल हो गया और इसका पीला हो गया। तो अगर रेड हुआ है तो पीएच वैल्यू कितनी है, 0 है, और अगर येलो हुआ है तो पीएच वैल्यू कितनी है, 3 है।
तो इसका मतलब ये वाला जो एसिड है ये वीक है और ये वाला जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 0 है जो 7 से बहुत कम है, और इसकी पीएच वैल्यू 3 है जो है इस वाले की पीएच वैल्यू से ज्यादा है। तो एक बात समझ आई, दोनों ही एसिड है क्योंकि पीएच वैल्यू 7 से कम है, लेकिन 7 से जितनी ज्यादा कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग बेस को भी चेक करेंगे। बेस कैसे चेक करेंगे? फिर वही चीज है, इस स्ट्रिप को लेंगे और उस बेस के अंदर हम लोग इसको डिप कर देंगे, डुबो देंगे। ये दोनों आपने क्या लिए हैं? बेस। और जब इसमें डुबोएंगे तो इसका कलर चेंज होगा। सपोज करते हैं इसका कलर हो गया आपका स्काई ब्लू और इसका कलर हो गया आपका डार्क ब्लू। ठीक है, तो हम जाके यहां पे चेक करेंगे, ये स्काई ब्लू है। स्काई ब्लू है मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 11, यानी इस वाले सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू कितनी है? 11, और इस वाले सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू कितनी है? 14, क्योंकि ये डार्क ब्लू हो गया है। तो पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है, तो ये दोनों ही क्या है? बेस है। बेस है क्योंकि हमें पता है बेस की पीएच वैल्यू कैसी होती है? मोर देन 7, 7 से ज्यादा होती है। अब इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, ये कैसे पता करेंगे? 7 से जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्ग बेस। इसकी 7 से ज्यादा कितनी? 11 है। इसकी कितनी है? 14 है। तो ये वैल्यू 7 से बहुत ज्यादा है इसके मुकाबले, तो ये वाला कैसा है? ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और ये आपका वीक बेस है। यानी जितनी भी वैल्यू 7 से बढ़ती जाएगी उतना बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और अगर आ जाती है पीएच वैल्यू 7, यानी ये कैसा हो जाता है? किसी सॉल्यूशन में डुबोने पर ये ग्रीन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? वो चीज ना तो एसिड है और ना ही बेस है। तो उम्मीद है आपकी बात समझ में आ गई होगी कि पीएच स्केल क्या होता है। तो अगर सम अप करें तो पीएच स्केल हमें बताता है कि गिवन सब्सटेंस, दी गई चीज, दिया गया पदार्थ एसिड है या बेस है, अम्ल है या क्षार है। साथ में ये भी बताता है कि दिया गया पदार्थ, दिया गया सब्सटेंस वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, दुर्बल अम्ल है कि प्रबल अम्ल है, वीक बेस है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, दुर्बल क्षार है कि प्रबल क्षार है। कैसे बताता है? अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है, 7 से कम है, तो वो एसिड होगा। 7 से जितनी ज्यादा कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना प्रबल अम्ल होगा। उसी तरीके से अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वो बेस होगा। 7 से जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और अगर पीएच वैल्यू 7 आ जाती है तो वो कैसा होगा? तो वो दिया गया पदार्थ, दिया गया सब्सटेंस ना तो एसिड होगा और ना ही बेस होगा। थैंक यू। अब आ जाते हैं हम अपनी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ऊपर कि किसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए कि इस पे आपके बहुत ज्यादा सवाल भी आते हैं। तो कुछ भी नहीं, जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है आपका साल्ट और वाटर, यानी जब अम्ल और क्षार की क्रिया करवाएंगे तो लवण और जल बनेगा। इस अभिक्रिया को ही, इस रिएक्शन को ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत आसान बात हो गई। अब इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, मेन सवाल यहां पर है। ये वजह इसलिए है कि एसिड क्या करता है? वो बेस के इफेक्ट को खत्म कर देता है। यानी अगर आप बेस में एसिड को मिलाएंगे तो क्या करेगा? वो बेस के इफेक्ट को, बेस के असर को खत्म कर देगा। इसी तरीके से बेस क्या करता है? बेस एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है। क्षार जो है वो अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है। तो क्या हो रहा है कि एसिड बेस को न्यूट्रल कर रहा है और बेस एसिड को न्यूट्रल कर रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रखा गया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने यहां पर लिया है NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। आपको पता है ये क्या है? ये आपका एक बेस है। और ये लिया है आपका H2SO4। ये क्या है आपका? ये आपका है एसिड।
जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, आपका वाटर बन जाएगा H2O, और क्या बनेगा, ये साल्ट बन गया Na2SO4। ये एग्जाम्पल हो गया इसका। एसिड और बेस रिएक्शन करवाई तो साल्ट बना और वाटर बना। ये आपका है सोडियम सल्फेट। इससे पहले देख लेते हैं, यहां पे हमने कौन सा एसिड लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस कौन सा लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों की आपस में रिएक्शन मत करवाई तो क्या बना, वाटर और साल्ट। ये आपका जल और लवण, यही होता है आपका। एसिड और बेस रिएक्शन करवाओ, साल्ट और वाटर बनता है। तो बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये आपकी बहुत ज्यादा पूछी भी जाती है और हम लोग अपनी जिंदगी में इस रिएक्शन का बहुत यूज भी करते हैं। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये रिएक्शन होती कैसे है, इसमें क्यों जो है आपका साल्ट और वाटर बनता है। तो हमने बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा था एसिड इन वाटर सॉल्यूशन, यानी जब हम एसिड को पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, वो H+ और Cl- आयन देता है। तो जब हमने एसिड इसमें लिया है, यहां पर इसे हमने लिया था HCl और हमने लिया था NaOH, ठीक है। इन दोनों का हमने क्या लिया था, डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी ये कैसा था, इसमें H+ अलग था और Cl- अलग था। इसी तरीके से इसमें भी क्या था, Na+ अलग था और OH- अलग था। ये आपको याद होगा कि इनको पानी में घोलने पे ये OH- आयन देता है और ये H+ आयन देता है। तो इनकी हमने लिए है वाटर सॉल्यूशन, तो ये H+ है और Cl- है, ये Na+ है और ये OH- है। अब जो हमारे अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी पॉजिटिव जो है वो निगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव वाला चला जाएगा इस वाले निगेटिव के पास। यहाँ पे क्या है, एक H है एक O है, एक H और आ गया तो क्या हो गया, ये H2O, यानी यहाँ क्या बनेगा, H2O। और यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और क्या बन जाएगा, NaCl। तो आपकी समझ में आया होगा कैसे ये आपकी रिएक्शन होती है और इसमें वाटर क्यों बनता है। वाटर इसलिए बनता है कि जो एसिड होता है, जो अम्ल होता है, उसका H+ आयन और जो बेस होता है उसका OH- आयन, ये आपस में मिल जाते हैं और मिल करके H2O बनाते हैं, यानी वाटर जल बनाते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन होती है, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर से समझा दूंगा। अब आ जाते हैं यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हम लोग इस्तेमाल कहां पर करते हैं। तो इसका हम लोग बहुत ज्यादा जगह इस्तेमाल करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था एसिड क्या करता है, एसिड आपकी बेस के इफेक्ट को खत्म कर देता है और बेस क्या करता है, बेस आपका एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है। तो जब एसिड और बेस को आपस में मिलाएंगे तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहला आपका आता है एसिडिटी। एसिडिटी कब होती है, जब कभी हम ज्यादा खाना खा लेते हैं। क्या करते हैं, ओवर ईटिंग और इनडाइजेशन। तो जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट में एक जो हमारा स्टमक है, जो हमारा अमाशय है, उसके अंदर खाने में से जो जर्म्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उनको मारने के लिए एक एसिड निकलता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो वो एसिड बहुत ज्यादा निकलता है। जब वो एसिड बहुत ज्यादा निकलता है तो उस एसिड की वजह से हमारे पेट में तकलीफ होने लगती है और इसी को हम लोग बोल देते हैं एसिडिटी या फिर इंडाइजेशन। तो इस चीज को खत्म करना चाहते हैं कि हमारे पेट में क्या हो रहा है, यहाँ पर दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, और किसकी वजह से हो रहा है, एसिड की वजह से। तो हम कैसे कैसे खत्म करेंगे, एसिड के इफेक्ट को कौन खत्म करता है, बेस। तो हम लोग क्या खाते हैं उस टाइम पर हम लोग बेस लेते हैं। बेस के फॉर्म में किसे लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी हम लोग जो दवाई लेते हैं उसको बोलते हैं एंट एसिड। एंट एसिड मतलब एंटी एसिड, यानी ये जो दवाई है क्या करेगी, ये आपके एसिड के इफेक्ट को खत्म करेगी। और एसिड के इफेक्ट को खत्म कौन करता है, आपको पता है, अभी बताया मैंने, बेस खत्म करता है।
तो हम लोग बेस की फॉर्म में किसे लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को लेंगे। किसको लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब आप कहेंगे सर हमने NaOH क्यों नहीं लिया, KOH क्यों नहीं लिया? तो भैया हम सारे बेस ऐसे नहीं है जिन्हें हम लोग खा सकते हैं। कुछ बेस ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर हमने खा लेंगे तो हमें और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ बेस ऐसे हैं जिन्हें हम खा सकते हैं। इसी तरीके से आपका एसिड है, जैसे मैंने बताया था एसिड किसे कहते हैं, तेजाब को। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आपके बैटरी में डाला जाता है, क्या आप उसे खा सकते हैं? नहीं। लेकिन आप नींबू खाते हैं, नींबू के अंदर तो एसिड है, लेकिन वो कैसा है, वीक एसिड है। इसी तरीके से बेस के अंदर भी है, हम सारे बेस नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा खा रहे हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी ऐसा बेस ले रहे हैं जो हमें नुकसान ना पहुंचाए और एसिड के इफेक्ट को भी खत्म कर दे। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये दिखा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। यहाँ पर आपका ये जो पीएच वाली है चीज, इससे आपका ये भी दिखाएगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम बात करेंगे कि पीएच जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। तो जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं और जानवर और इंसान हैं, उन सब की जो जिंदगी है उसमें जो पीएच है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर उनकी अंदर की पीएच वैल्यू चेंज होती है तो उन्हें सरवाइव करने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हमारा जो पीएच है वो 7.0 से 7.8 के बीच रहता है, तो हमें बिल्कुल सही रखता है। लेकिन अगर हमारा पीएच इससे, ब्लड का जो पीएच है हमारा, अगर वो इससे थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है या इससे घट जाए या फिर इससे बढ़ जाए तो हमें प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब आता है पीएच ऑफ सॉइल फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब जो हमारी मिट्टी है जिसके अंदर हम लोग खेती करते हैं, उसमें भी पीएच की बड़ी वैल्यू है। अगर हमारी जो मिट्टी है उसकी पीएच वैल्यू 7 है, यानी न्यूट्रल है, तो वो क्या है, तो हमें हमारी खेती बहुत अच्छी होगी, फसल बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर ये पीएच वैल्यू 7 से घट जाए या 7 से बढ़ जाए तो फिर उतनी अच्छी फसल नहीं होती है। जो हमारे प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। अब आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि सर सॉइल का यानी मिट्टी का हम लोग पीएच कैसे चेक करेंगे? तो बहुत आसान तरीका है, हम मिट्टी लेते हैं, उसको घोल लेते हैं पानी के अंदर और उसको छान लेते हैं, और उस पानी में हमने जैसे आपको बताया था कि वो स्ट्रिप लेते हैं पीएच वाली, वो डुबोते हैं, उसका कलर देखते हैं, मिला लेते हैं नंबर, उससे पता चल जाता है हमें कि पीएच वैल्यू 7 है या उससे ज्यादा है या उससे कम है। तो सपोज कीजिए आपके खेत की जो मिट्टी है उसकी पीएच वैल्यू हो गई 7 से कम, 7 से कम। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर पीएच वैल्यू किसी चीज की 7 से कम है तो वो कैसी होगी, एसिडिक इन नेचर होगी, और हमें कितनी करनी है, 7। तो एसिडिक है यानी वहां पर एसिड मौजूद है, तो एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए उसमें हम क्या मिलाएंगे? आपको पता है एसिड के इफेक्ट को कौन खत्म करता है, बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। तो हम अगर हमारी जमीन की, हमारी मिट्टी की पीएच वैल्यू 7 से कम है तो उसमें हम लोग बेस ऐड करते हैं। बेस की फॉर्म में किसे ऐड करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, आपका बेस है। अगर आपको याद हो मैंने बेस में बताया था कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो आपके बेस होते हैं। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और ये भी बताया था कि जो मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं वो भी बेस होते हैं। तो अगर आपकी सॉइल की पीएच वैल्यू 7 से कम है तो उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, बेस मिलाते हैं। बेस की फॉर्म में कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और चौक। आपने देखा होगा चूना, ये चूने का ही है, तो उसमें मिट्टी में हम लोग क्या करते हैं, चूना मिला देते हैं, और इससे क्या होता है कि उसकी पीएच वैल्यू 7 आ जाती है, एसिडिटी उसके अंदर से खत्म हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपकी जो जमीन है उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो जाए। 7 से ज्यादा है तो कैसी होगी, तो वो बेसिक होगी। 7 से कम है तो एसिडिक, 7 ज्यादा है तो बेसिक क्षारीय मिट्टी होगी। तो अब इसमें क्या मिलाएंगे, अब ये बेसिक है, इसमें बेस ज्यादा है, तो बेस के इफेक्ट को खत्म कौन करेगा, एसिड। तो इसमें हम मिलाएंगे एसिड। एसिड की फॉर्म में हम लोग क्या मिलाते हैं, ये जिप्सम मिला लेते हैं, कंपोज, पाइराइट, ये सब खाद्य चीजें मिला देते हैं।
ठीक है, तो आपकी बात समझ में आई होगी कि ये भी हमारा सॉइल की हमारी जो खेती होती है उसमें भी पीएच वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो हम बता चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जब ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, वो तो अभी बताया था एसिडिटी वाले में। हाँ, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। आप समझिए कि हमारी बॉडी में भी पीएच की बड़ी वैल्यू है। मैंने बताया है कि पीएच अगर हमारा बदल जाए तो टूथ डिके यानी दांतों में कीड़ा लगने की, तो उन्होंने सुनते नहीं कि दांतों में कीड़ा लग गया, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे? देखिए, हमारी बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट कोई है तो वो है इनेमल। इनेमल किसे कहते हैं? जो आपके दांत के ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है वाइट, उसी को बोलते हैं इनेमल। इनेमल जो होता है वो वाटर इनसोल्यूबल होता है, यानी आप पानी कितना भी पीजिए वो पानी में घुलेगा नहीं, सॉल्यूट नहीं होगा। लेकिन जब आप खाना खा लेते हैं और खाना खा करके कुल्ली नहीं करते हैं, दांत साफ नहीं करते हैं बहुत देर के लिए, तब क्या होता है? तो जो आपके खाने के पार्टिकल होते हैं वो दांतों में आपके फंसे रह जाते हैं। जब वो फंसे रह जाते हैं तो उनके ऊपर कुछ आपके बैक्टीरिया काम करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया काम करते हैं और वो क्या करते हैं? वो आपके वहां पर लार का, सलाइवा का, वहां के माहौल को एसिडिक बना देते हैं। वैसे जो आपके मुंह का पीएच यानी आपकी जो लार है, सलाइवा है, उसका पीएच 6 होता है, थोड़ी सी एसिडिक होती है। लेकिन जब ये बैक्टीरिया आकर के उन फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करते हैं, उनके ऊपर रिएक्शन करते हैं, तो वहां का पीएच वैल्यू 6 से भी कम हो जाता है। जब 6 से कम होता है तो जो आपका इनेमिल है उसका क्रोजन, उसका क्षरण शुरू हो जाता है, जिससे वो टूट जाता है। जब वो टूट जाता है तो हमारे जो फूड पार्टिकल है वो दांत के अंदर चले जाते हैं, वहां जाके सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन होता है दांत में, हमारे किसे कहते हैं हम लोग, कीड़ा लग गया है। और अगर ध्यान ना दिया जाए तो वहां से आपका टूथ लॉस भी हो सकता है। तो आपकी बात समझ में आई, खाना खा के कुल्ली करना कितना जरूरी है। तो अब इससे बचा कैसे जाए? अभी मैंने बताया ये किस वजह से होता है कि खाना खाया, उसमें से कुछ पार्टिकल मुंह में लगे रह गए, उन्हीं के ऊपर बैक्टीरिया ने काम किया। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर भी जो हमारा मुंह है, जो लार है, उसका जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा हो गया है, वो एसिडिक हो गया है। तो उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? बेस का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। यानी आपके टूथपेस्ट में क्या होता है? आपके टूथपेस्ट में भी क्या होता है? बेस होता है, जिसकी वजह से वहां का जो नेचर है वो एसिडिक से न्यूट्रल होने लगता है और आपके दांत झड़ने से, उसमें कीड़ा लगने से आप बच जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डिफेंस वेपन ऑफ बी, मधुमक्खी। बी का नाम सुना है आपने? तो उसका जो स्टिंग होता है, उसका जो डंक होता है, उसमें भी आपका एक जो है एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? मेथेनोइक एसिड होता है। यानी जब मधुमक्खी अपने बचाव में, अपने डिफेंस में आपको डंक मारती है तो अपना डंक छोड़ देती है, स्टिंग छोड़ देती है, साथ में आपके अंदर इंजेक्ट कर देती है मेथेनोइक एसिड, जिसकी वजह से आपको वहां पर दर्द होता है, और वहां पे दर्द होता है और वहां पे सूज जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे? उसने आपकी बॉडी में क्या इंजेक्ट किया है? एसिड। और एसिड के इफेक्ट को कौन खत्म करेगा? बेस। तो आप क्या लगाएंगे वहां पर? बेस लगाएंगे, जैसे बेकिंग सोडा, ये आपका एक बेस है। टूथपेस्ट, अभी मैंने बताया आपको टूथपेस्ट में क्या होता है? बेस होता है। तो इनको लगाने से जिसको मधुमक्खी ने काटा है, बी ने काटा है, उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि ये इनमें क्या है? बेस है, और बेस क्या करता है? एसिड के इफेक्ट को खत्म करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिफेंस वेपन ऑफ आंट। तो आपकी चींटी काटती है, तो चींटी का जो स्टिंग होता है वो भी क्या करती है? उस स्टिंग से, यानी उस डंक से आपके अंदर एक एसिड इंजेक्ट करती है, एक अम्ल डालती है, जिसका नाम क्या है? मेथेनोइक एसिड, जिसकी वजह से आपको क्या होता है? जलन होती है, दर्द होता है। अब ये जो जलन दर्द है वो किसकी वजह से? एसिड की वजह से। और एसिड के इफेक्ट को कौन खत्म करेगा? एसिड के इफेक्ट को खत्म करेगा बेस। तो आप इस पे क्या लगाएंगे? बेस लगाएंगे। जो आपने मधुमक्खी के काटने पर, बी के काटने पे किया था, वही काम यहाँ पे कर लीजिएगा।
बेकिंग पाउडर या फिर टूथपेस्ट लगा लीजिएगा। ये अक्सर घरों में मौजूद होता है, जो क्या करेगा, ये आपके इस मेथिओनिक एसिड के इफेक्ट को खत्म करेगा और आपको रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है आपका प्लांट्स विद डिफेंस वेपन। कुछ प्लांट है आपके, कुछ क्या, एक ही आपका मेन है नेटल। ये पहाड़ों पे मिलता है, इससे थोड़ा बच के चला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी लीव्स में कुछ कांटे ऐसे निकले होते हैं, वो अगर आपके अंदर लग गए तो आपको बहुत तेज जलन होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन कांटों के अंदर, उन स्टंग्स के अंदर क्या होते हैं, मेथिओनिक एसिड। जो आपका बी ने और आंट ने आपके अंदर इंजेक्ट किया था, वही एसिड ये भी आपके अंदर डाल देते हैं। और ये एसिड क्या करता है, हमारे अंदर जलन महसूस करवाता है, जलन होने लगती है। तो इसलिए इस एसिड की वजह से आपको इनसे भी तकलीफ होती है। तो आप क्या करेंगे, इसमें भी आप बेस लगाएंगे कि आपको तकलीफ किसकी वजह से, एसिड की वजह से। तो आप क्या लगाएंगे, बेस लगाएंगे। तो आपने देखा कि ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये हमारी लाइफ में कितना काम आ रही है। जहां पर भी आपको एसिड तकलीफ दे, आप बेस ले लीजिए। जहां बेस आपको तकलीफ दे, वहां एसिड ले लीजिए। ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट को खत्म करते हैं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं बेस की। एक तो पढ़ी ली हमने कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर और साल्ट बनाता है। अब जैसे कि हमने एसिड की रिएक्शन करवाई थी मेटल से, ऐसे ही बेस की रिएक्शन भी करवाएंगे मेटल से। ठीक है, धातु यानी क्षार की रिएक्शन करवाएंगे धातु से। तो क्या होता है, जब भी कोई बेस रिएक्शन करता है मेटल से, तो वही होता है जो एसिड में होता था। आपका साल्ट बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। बस हो गई रिएक्शन। ये आपका क्या है, एक मेटल है जिंक, ये आपका क्या है NaOH, ये आपका बेस है। इनकी रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। साल्ट कौन सा बना, Na2ZnO2। अब की बार दूसरा हम लोग मेटल ले लेते हैं एल्यूमिनियम। जब एल्यूमिनियम से बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो आपका क्या बनेगा, साल्ट और वाटर। ये H2O नहीं होना चाहिए यहां पर। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपकी ये वाला। अब एक लास्ट रिएक्शन बची है आपकी, कौन सी, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको याद होगा कि एसिड की रिएक्शन हमने किससे करवाई थी, मेटेलिक ऑक्साइड से, और बेस की किससे करवा रहे हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से। तो जब भी आप किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस से करवाएंगे तो आपका क्या बनेगा, साल्ट और वाटर। क्या बनेगा, साल्ट और वाटर। तो यहां पे हमने ले लिया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, आपका बेस है। CO2, CO2 क्या है आपका, CO2 आपका है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और जब आप रिएक्शन करवाए तो क्या बना, ये साल्ट बन गया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और क्या बना, और आपका बना वाटर H2O। ठीक है, इसी तरीके से जब आप यहाँ पे आपने बेस वही लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपकी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड चेंज कर दिया SO2, ये सल्फर डाइऑक्साइड, तो क्या बना Na2CO3, और क्या बना वाटर H2O। तो आप समझ में आ गया होगा कि जब भी हम किसी बेस की नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा आपका, तो आपका बनेगा साल्ट और वाटर। होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा और यहीं पर आपका पूरा बेस कंप्लीट हो गया है। बहुत जल्द हम नया लेक्चर लेके आएंगे, उसमें आपको हो सकता है अगला लेक्चर में मैथ का लेके आऊं, और जो साइंस का अगला लेक्चर आएगा उसमें आपका ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक, एसिड पढ़ लिया हमने, बेस पढ़ लिया, तो क्या बचा है, साल्ट पढ़ेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग इसमें प्रैक्टिस भी करेंगे, हमें बहुत सारे MCQs लेंगे, बहुत सारे वन वर्ड क्वेश्चन लेंगे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी लेंगे। पूरी प्रैक्टिस करेंगे, जितना कुछ हो सकता है सब करेंगे और आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी करवाएंगे। थैंक यू।